हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश जीके, साइंस, स्टैटिक जीके और जो हमारे अदर सेक्शन है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम डेली बेसिस पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करेंगे और साथ ही साथ जो अदर फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रेडी होते रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। तो आज का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो आपको बताना है, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें भारत ने, कल हमने आपको बताया था, भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल सभी को मिलाकर। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा खेल रहा जिसमें सबसे ज़्यादा पदक भारत के द्वारा जीते गए। तो वो खेल है कुश्ती, यानी जिसे हम इंग्लिश में रेसलिंग भी कहते हैं। तो रेसलिंग में ही भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, यानी अगर हम टोटल बात करें तो कुल 12 जो पदक हैं वो यहाँ पर जीते गए कुश्ती में, और ये सबसे मैक्सिमम नंबर है। उसके अलावा सेकंड स्थान पर रहा भारोत्तोलन, जिसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं, मीराबाई चानू जिसे रिलेटेड है, और भारोत्तोलन में यहाँ पर 10 पदक भारत के द्वारा जीते गए। तो सबसे ज़्यादा जो पदक हैं वो कुश्ती में देखने को मिले। उसके अलावा जो बैडमिंटन है उसमें भी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने यहाँ पर जो मेडल हैं वो यहाँ पर जीते। तो ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से रिलेटेड है। निपम बेसिकली इस प्रकार से इसे लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो ये एक मिशन चलाया गया था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, आईपी से रिलेटेड था, यानी कि बौद्धिक संपदा से रिलेटेड ये एक मिशन था जिसे चलाया गया था विभिन्न कॉलेजों के सहयोग से। और इसका एक टारगेट था जो कि अभी 15 अगस्त 2022 को पूरा कर लिया गया है और इसीलिए ये चर्चा में रहा निपम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो वैसे आप देखेंगे जो मेट्रो है वो तो कई शहरों में चलती है, लेकिन यहाँ पर पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाना है। तो ये शहर है कोलकाता। तो कोलकाता में ही अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, यानी एमपी के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया है। तो धर्म स्वतंत्रता से रिलेटेड जो विधेयक है 2022, इसे किस राज्य में पारित किया गया है। तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ही अभी इस विधेयक को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ की जो साक्षरता है वो आपकी न्यूनतम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है ये यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। उसके अलावा मैक्सिमम जो साक्षरता है वो है गौतम बुद्ध नगर की। तो श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता में आपको याद रखना है। और जो भी हमारे शिक्षा से जुड़े हुए मिशन हैं वो इसी जगह से चलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता है वो न्यूनतम है, तो इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो देखिए पूरा जो राज्य है उसको मंडल में बांटा गया और फिर मंडल के अंदर ही जिले आते हैं, फिर ब्लॉक आती है, तहसील आती है, ग्राम पंचायत आती है। इस प्रकार से पूरा विभाजन किया जाता है एक राज्य का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल और 75 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अब जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रहती है उसमें ग्रामीण जनसंख्या भी है और शहरी जनसंख्या भी है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर 77.73%
जो प्रतिशत है जनसंख्या का वो है ग्रामीण जनसंख्या, और बची हुई 22.27% जो जनसंख्या है ये शहरी जनसंख्या है। यानी शहरी जनसंख्या कम है और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो मोस्टली आपको ग्रामीण जनसंख्या ही देखने को मिलेगी। तो शहरी जनसंख्या 22.27% है, और ये जो प्रतिशत है ये आपका यूपी की साक्षरता का प्रतिशत है 67.68%। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कितनी सीटें हैं विधान परिषद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही मौजूद है। तो अगर हम बात करें विधान परिषद की तो यहाँ पर सही आंसर होगा 100 सीटें। तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उसके अलावा 80 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, 403 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, और 31 सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की। तो ये सभी नंबर आपको याद रखने, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें, साथ ही साथ विधान परिषद की सीटें कितनी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। तो देखिए आपसे आर्कीपेलागो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया क्योंकि एक द्वीप समूह है, यानी एक आर्कीपेलागो है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश भी है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजिंग और अगला क्वेश्चन भी है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए केवल और केवल आइलैंड के बारे में, द्वीप के बारे में, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ग्रीनलैंड। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। उसके अलावा जब आपसे द्वीप समूह के बारे में पूछा जाए, यानी सबसे बड़ा जो आर्कीपेलागो कंट्री है वो है आपका इंडोनेशिया। तो इन दोनों में आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। यानी भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये है बैरन द्वीप, जो कि यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास ही स्थित है, बैरन द्वीप, और इसे ही भारत का ज्वालामुखी द्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी अंडमान निकोबार जो कि एक ही यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। और पिछले साल के पीईटी के एग्जाम में यहाँ पर आपसे पूछा गया था लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा मलयालम। यानी लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, क्योंकि ये केरल के पास में स्थित है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और इसीलिए यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। लेकिन अगर बात करें अंडमान निकोबार की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाली लोग हैं वो ज़्यादा निवास करते हैं। क्योंकि अगर सबसे अधिक नज़दीक अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो वो कौन सा, यानी कोलकाता के सबसे नज़दीक है अंडमान निकोबार। यहाँ पर आपको लगेगा, जब आप मैप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चेन्नई के पास में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार से इसका शेप हो जाता है। आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में इस प्रकार शेप में आपको दिखाई पड़ेगा अंडमान निकोबार। तो इसके जो सबसे नज़दीक पड़ता है वो पड़ता है कोलकाता, और इसीलिए यहाँ पर बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में किस देश ने पहली यूरोपीय कॉलोनी स्थापित की थी। यानी सबसे पहले कौन यहाँ पर रहता था, यानी अपनी यूरोपीय कॉलोनी बनाई थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डेनमार्क। तो डेनमार्क के लोगों ने ही अंडमान निकोबार में अपनी यूरोपीय कॉलोनी स्थापित की थी, लेकिन यहाँ पर मलेरिया फैलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और वो लोग यहाँ से चले गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। यानी निम्न में से कौन है जिसने महात्मा गांधी को यह बताया था कि महिलाएं भी नमक सत्याग्रह में भाग लेंगी, इसकी अनुमति ली थी। तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ही महात्मा गांधी को सहमत किया था नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी भाग लेने की अनुमति लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। यानी वैसे तो हम कहें तो ये सभी प्राकृतिक जल के ही स्रोत हैं, लेकिन सबसे जो शुद्ध रूप माना जाता है वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा झरने का जल। तो जो झरने का जल होता है इसे सबसे शुद्ध रूप माना जाता है।
प्राकृतिक जल का। अगला क्वेश्चन है, चोलों के शासन में किसी विद्यालय के रख रखाव में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? यानी जब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए कोई भूमि दी जाती थी तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे यहाँ पर जाना जाता था साला भोग के नाम से। तो साला भोग के नाम से उस जमीन को, उस भूमि को जाना जाता था जो विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है? तो देखिए, अगर हम लार में पाए जाने वाले एंजाइम की बात करें तो वो है एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, और यहीं से यानी कि मुख से ही जो भोजन है उसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का कितनी दर से कर वसूलते थे? यानी जो भी फसलों की उपज होती थी उसके कितने भाग की दर से यहाँ पर कर वसूलते थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1/6। यानी जो भी आपकी फसल की उपज होगी उसका जो 1/6 होगा उस दर से यहाँ पर कर को वसूला जाएगा, प्राचीन भारत में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बात करें अगर हम यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो ये 2 शास्त्रीय नृत्यों से बिलोंग करती हैं। और अगर हम बात करें कौन कौन से ये नृत्य हैं, तो इनमें आता है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में ही इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम शास्त्रीय नृत्य की, तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का, और जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये अलग अलग प्रदेशों के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ जो इसके नृत्यकार हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? यानी 4 में 3 तो तबला वादक हैं, लेकिन एक नहीं है। वो कौन है? तो वो है शेख चिन्ना मौला। तो जो शेख चिन्ना मौला है ये तबला वादक नहीं है। बाकी अल्लाह रखा, किशन महाराज और जाकिर हुसैन तो वैसे भी एक फेमस तबला वादक है। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, जो सागा दावा महोत्सव है ये आपका सिक्किम का एक फेस्टिवल है और ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये आपका शुरू किया गया है 1995 में। इसकी शुरुआत की गई ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो झूम कृषि होती है बेसिकली आपको यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलती है हमको। तो निम्न में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो वो देश है वेनेजुएला, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और इस देश में ही झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल भारत में तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल राज्य की है। और यहाँ पर आपसे एक अनुमानित यानी लगभग जो रेंज है वो पूछी गई है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर आंकड़े आपको मिलेंगे 93.9% और कहीं पर आपको 94% देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्ट यहाँ पर 94% यहाँ पर साक्षरता है केरल की 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो 94 है किस रेंज में आएगा? तो ये आएगा आपका 91 से 95, यानी 91 से 95% के बीच में जो केरल की साक्षरता है वो है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है केरल राज्य की है और कितनी है 91 to 95%, यानी कि 94% ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो केरल की साक्षरता है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हर एक सेगमेंट से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि जो आपका पीईटी का एग्ज़ाम है वो कब होना है? तो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर अभी डेट आई है। वैसे सितंबर में होना था, लेकिन फिर इसे 1 महीने बढ़ाकर 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को शेड्यूल्ड किया गया है। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करें इस पीईटी के एग्ज़ाम में,
क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लगभग 37 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किए गए हैं पीईटी के एग्ज़ाम में। तो मोस्टली कंपटीशन पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको मैक्सिमम नंबर यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर ऑप्टेन करने हैं, अचीव करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।